गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के बारे में मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी की रिगार्डिंग बात करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने एग्जांपल नंबर 5 और 6 सोल्व किया था। इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 7 के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या कहता है कि मीनू बॉट 2 फैंस। अब जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा अप होने लगा, धीरे धीरे मतलब बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल अच्छे आ रहे हैं। क्या कहता है कि मीनू बॉट 2 फैंस। मीनू ने 2 फैन खरीदे फॉर रुपीज 1200 रुपीज, 1200 रुपये का। हर एक ईच लिख दिया। ईच का मतलब क्या है, हर एक फैन है उसकी कॉस्ट कितने की है, वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपीज। अब कहता है सी सोल्ड वन एट लॉस ऑफ 5%। अब वो उसको क्या करता है, 2 फैन उसने खरीदे तो एक फैन को वो 5% लॉस पे क्या कर देती है, बेचती है। तो अगर वो उस फैन को आगे बेचने जाती है तो उसको 5% का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, देन अदर एट प्रॉफिट। और दूसरे फैन के ऊपर जब वो बेचने जाती है, दूसरे फैन को भी बेच रही है, उसके ऊपर उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। तो हमें हर एक का सेलिंग प्राइस क्या होगा वो हमें निकालना है। हर एक फैन का सेलिंग प्राइस क्या है। फिर उसके आगे भी क्वेश्चन में पूछा गया आल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। हमें ये बताना है कि या तो टोटल प्रॉफिट होगा या टोटल लॉस। यहाँ एंड नहीं आएगा, यहाँ और आएगा। दोनों में से एक चीज हो सकती है कि पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर या तो पूरी प्रॉफिट में हो या पूरी ट्रांजैक्शन किस में जाए, लॉस के अंदर। तो वो बताइए टोटल प्रॉफिट होगा या लॉस। परसेंटेज की यहाँ बात नहीं की है, सिर्फ प्रॉफिट की बात की है, बट कंडीशन टोटल पे लगाइए। देखिए कैसे करोगे। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, क्या हमें गिवन है, क्या हमें क्वेश्चन में करना है। देखिए सबसे पहले बात उसने बोला कि 2 फैन खरीदे हैं, ईच फैन की कॉस्ट कितनी है, 1200 रुपये से। एक फैन की कॉस्ट, एक फैन 1200 रुपये का खरीदा है। ठीक है, फिर आगे उसने बोला है कि ऐसे ऐसे कितने फैन खरीदे हैं, 2 फैन। तो दूसरे फैन की बात करें तो दूसरा फैन का कॉस्ट प्राइस भी कितना है, 1200 रुपये से। यही बात करिए, कॉस्ट प्राइस। कहता है कि सी सोल्ड वन, एक को वो जब बेचने जाती है, जब सेल करने जाती है तो लॉस कितना हो गया, एक के ऊपर लॉस दिया हुआ है सर 5%। और दूसरे को जब सेल करने जाएगी तो इस पे क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंटेज में कितनी वैल्यू है, 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा और इसका भी सेलिंग प्राइस क्या होगा। इसको SP1 का नाम दे दिया, इसको SP2 का नाम दे दिया, ये CP2 हो गया। क्योंकि ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया, ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया। दोनों का सेलिंग प्राइस तो अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि एक के अंदर उसे लॉस हो रहा है, एक के अंदर उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब लॉस होगा तो क्या सिचुएशन है सर, जो भी अमाउंट है उसके ऊपर अगर लॉस होगा तो 1200 से तो आंसर कम ही मिलेगा, 1200 से तो मुझे आंसर कम ही आएगा। इतना तो कन्फर्म है इस SP का। अब यहाँ का क्या मतलब है, सर प्रॉफिट हुआ है तो जो वैल्यू है उससे तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी। तो दोनों का SP1 और SP2 दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए मैंने SP1 लिख दिया और SP2 लिख दिया। ये लास्ट की बात है कि टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस, जब दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा दोनों का लॉस आ जाएगा तो हम देखेंगे उसकी कैसे करेंगे सोल्व आउट। देखिए जैसे मैंने अलग अलग 2 केस बनाए हैं, एक केस 1 हो गया, एक केस 2 हो गया। एक केस फैन 1 के लिए, दूसरा फैन 2 के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने केस बना लिए हैं। पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1 में क्या है कि एक फैन के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन, एक फैन का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, 1200 रुपीज। ठीक है सर, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। उसी फैन को जब बेचने जाएंगे तो लॉस कितने का दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज में दिया हुआ है। तो लॉस परसेंट की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, 5। या तो ऐसे लिख दीजिए, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉस किसके इक्वल है, 5%। लॉस परसेंट की वैल्यू 5 है या लॉस की वैल्यू 5% है, ये मतलब है। तो हम SP निकालना है, हमें SP निकालना है। तो क्या करोगे, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि जब भी हम CP फाइंड आउट करते हैं तो SP ने हमें हमारा 100 रुपए का चालान काटा, तो SP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस आएगा, लॉस हो रहा है तो माइनस आएगा। तो 100, अब लॉस हुआ है तो माइनस। सर लॉस में चला गया, हमारे पास कागज पूरे थे, ठीक है, चालान नहीं करता है। तो 100 माइनस लॉस। तो इस फार्मूले को हमें ध्यान रखते हुए हम इससे CP भी निकाल सकते हैं। सर CP तो दिया हुआ है, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, SP। तो SP को बनाया था हमने इस फार्मूले से। ये डिनोमिनेटर की टर्म किसमें चली जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर। 100 माइनस लॉस परसेंट
मल्टीप्लाई में 100 था, यहाँ क्या रह गया सर, तो ये किस अकेला क्या रह जाता है यहाँ एसपी। ये फार्मूला आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, अप्लाई। गॉट इट। देखिए एसपी का फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय में 100। तो लगा दीजिए SP1 SP सीपी ऑफ फर्स्ट फैन, SP1 का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन। तो क्या लिखेंगे, सीपी SP1 की जगह चलो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन, फर्स्ट फैन क्या फार्मूला हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई में 100 माइनस लॉस परसेंटेज के अंदर डिवाइड बाय में 100। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि लॉस परसेंटेज की वैल्यू निकाल लीजिए या लॉस की वैल्यू निकाल लीजिए। 5% है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 5। क्या सीपी की वैल्यू है सर, बिल्कुल। 100 माइनस लॉस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, लॉस की वैल्यू 5% है तो लॉस परसेंट की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यहाँ एक्चुअल में हमें क्या पुट करना है, सिर्फ 5 पुट करोगे। गॉट इट। डिवाइड बाय में क्या आ गया 100। सोल्व कर लीजिए सर इसको। 1200 मल्टीप्लाई में 100 में से 5 माइनस करेंगे 95 डिवाइड बाय में 100। 20 से 20 कर 12 को 95 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आंसर 1140। गॉट इट। इतना तो कर सकते हो आप। तो ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ, या इसको हम शॉर्ट में लिखे तो SP1 की वैल्यू आ जाती है मेरे पास। ठीक है, ये आंसर नहीं है सर इस क्वेश्चन का। अभी आगे देखिए, इसी तरीके से केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या बनेगा मेरे पास, केस 2 दूसरे केस के अंदर दूसरा फैन खरीदा है तो क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ सेकंड फैन। सीपी ऑफ सेकंड फैन कितना है 1200 रुपये सर। ठीक है, क्योंकि ईच वर्ड लिखा हुआ है भाई कि 2 फैन खरीदे हैं, हर एक का कितने रुपए में खरीदा है, सीपी कितने, हर एक का कॉस्ट, ईच का मीनिंग है सर यहाँ पे। ठीक है, हर एक की कॉस्ट कितनी है 1200। तो अब क्या है, सेकंड पे उसने जब सेकंड को सेल किया, अदर एट प्रॉफिट 10%, तो दूसरे पे उसे एक प्रॉफिट हो गया सर। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 10%, या फिर मैं कहूं कि प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी है 10 सर। दोनों एक ही बात है। क्या लिखूं, अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 20, इस तरीके से, सॉरी 10। ठीक है, दोनों में एक ही बात है। अब इसको आगे लिखते हैं क्या, कि SP2 निकालना है मुझे, दूसरे फैन का सेलिंग प्राइस। SP2 का मीनिंग क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन। गॉट इट। तो वही फार्मूला, जब SP निकालना हो तो CP हमें गिवन हो तो CP 100 माइनस लॉस परसेंट। अब वहां लॉस था तो यहाँ क्या है प्रॉफिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट के लिए प्लस डिवाइड बाई में 100, यही था। अब इसको सोल्व करेंगे, सीपी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वही सर 1200 रुपीज मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाय में, तो सोल्व करने पर 20 से 20 यहीं कैंसिल होगी, तो 12 मल्टीप्लाई 110 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी 1320। ये क्या आ गया मेरे पास SP2। क्या सेलिंग प्राइस 2 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब 2 सेलिंग प्राइस आ गई, एक फर्स्ट फैन के रिगार्डिंग, फर्स्ट फैन की में सेलिंग प्राइस कितना था 1140। अब कैसे सर, लॉस हुआ था तो जो अमाउंट थी उससे तो कम ही मिलेगा, कॉस्ट प्राइस से तो कम ही आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसमें प्रॉफिट हुआ है तो जो कॉस्ट प्राइस है उससे तो वैल्यू ज्यादा ही आएगी, बिल्कुल आ रही है। इसमें 1200 रुपये, इसमें 1320 रुपये। ठीक है, अब ये कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच फैन का सेलिंग प्राइस आ गया, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया सर हमारे पास। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन दिस, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट सेकंड फैन दिस। अब कहता है फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट, देखिए
टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस निकालने के लिए टोटल सीपी और टोटल एसपी होना चाहिए, बिल्कुल। तो टोटल सीपी आपके पास कितना है, मतलब दोनों फैन का मिला के पूरी ट्रांजेक्शन की बात, एक फैन पे 1200 रुपए हैं, अगर दूसरे फैन पे भी 1200 थे, तो 1200 प्लस 1200 कितना हो गया, 2400 रुपीज। टोटल सीपी कितने आ गया सर, 2400 रुपये, 1200 प्लस 1200, 2400 रुपये उसने दुकानदार ने खर्च किए, जो भी है पर्सन। आगे कहता है सेलिंग कितने की, टोटल सीपी की अगर बात करें, एसपी की बात करें, मैंने एसपी लिखा सिर्फ यहाँ, तो एसपी 1 प्लस एसपी 2। फर्स्ट फैन का सेलिंग प्राइस 1140, सेकंड फैन का सेलिंग प्राइस 1320, तो ये रुपये कितना आ जाएगा टोटल करने पर, 0, 4 और 2 6, 1 और 3 4, 1 और 1 2, तो बता दीजिए। अब दुकानदार के पास जब वो खरीदने गया तो उसने कितने रुपए दिए, 2400 रुपए। अब वो उन्हीं दोनों फैन को आगे टोटल कितने में बेच रहा है, 2460 रुपए में, तो प्रॉफिट होगा या लॉस, जाहिर सी बात है, ये पता चल रहा है कि ज्यादा पैसे में बेच रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, चाहे कुछ भी हो, 10 रुपए 20 रुपए 60 रुपए जो भी है। तो हम क्या कहेंगे, इस केस के अंदर एसपी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, सीपी से, तो हमेशा क्या होता है प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, टोटल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो गया कि 2460 में से 244 जो माइनस कर देंगे तो 60 रुपीज का उसे टोटल प्रॉफिट हो जाता है। ये इस दूसरे पार्ट का या दूसरे क्वेश्चन का हमारे पास क्या है आंसर। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन था, इसको कैसे किया है पैटर्न देख लीजिए कि एक आइटम पे तो मुझे लॉस हो रहा है, दूसरी आइटम पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार तो मैंने लॉस का केस बना के चला, मैं एक बार प्रॉफिट का केस बना के चला, दोनों का सीपी भी मेरे पास है, दोनों का एसपी मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो टोटल एसपी और टोटल सीपी तो बता ही सकता हूं, फिर उसी के ब्याह पे मैंने प्रॉफिट या लॉस बताया। गॉट इट। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, अब ये जो एग्जांपल है टैक्स पे बेस्ड है, मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा, टैक्स में आप जनरली शॉप पे जाते हो, कोई भी आइटम खरीदते हो, मेडिसिन खरीदते हो, उसका बिल बनवाते हो तो उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड कैसे, उसने बताया होता है कि मेडिसिन इतने रुपीज़ की है, इसके ऊपर जीएसटी इतनी लिखी है, तो हम जनरली एक ही टैक्स के बारे में जानते हैं। वैसे टैक्स 2-3 टाइप के होते हैं, जीएसटी ग्रॉस सेलिंग टैक्स जिसको हम बोलते हैं, जीएसटी भी होता है, सेल टैक्स भी होता है इसके अंदर, ठीक है, और वैल्यू एडिड टैक्स भी होता है, वैट बोलते हैं जिसे, सेल टैक्स बोलते हैं, ये भी सेल टैक्स होता है, पर ग्रॉस सेलिंग टैक्स वगैरह होता है। वैसे तो टाइप है, बट हमारे बुक के अंदर क्या है, यही सेल टैक्स के ऊपर क्वेश्चन है और वैल्यू एडिड टैक्स के ऊपर क्वेश्चन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई अलग मैटर नहीं, थोड़ा बहुत इनका पार्ट है, वो हम जितना हम इसके अंदर यूज होगा, ज्यादा टैक्स के अंदर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा होगा उसी पे बात करेंगे। देखिए अब हमें पता है कि हम शॉप पे जाते हैं तो उसने बिल बनाया होता है, तो बिल के अंदर क्या लिखा होता है, कोई भी हमने आइटम परचेज कर ली तो कॉस्ट ऑफ आइटम तो लगेगी सर, इतनी बात तो कंफर्म है कि आप कह रहे हो कि वो जो आइटम है वो 100 रुपए की है, वो तो लगनी। अब वो दुकानदार कहेगा सर इसके ऊपर जीएसटी भी लगने लगी है, टैक्स भी लगने लगे है, तो इंक्लूडिंग टैक्स को इंक्लूड करके आपके पास वो क्या बना के देगा, उस आइटम का बिल बना के देता है सर। बिल्कुल ऐसे तो देता ही नहीं कि 100 रुपए की सर आइटम थी और 10 रुपए उस पर टैक्स लगा दिया गया, तो वो जो कस्टमर को वो पड़ेगी, वो कितने रुपए में पड़ेगी, 110 रुपए में पड़ेगी। 110 के अंदर वो आइटम जो है या वो ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर टैक्स क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स में भी सेम यही क्वेश्चन होता है। टैक्स तो एक तरीके का टैक्स है जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक, जो कॉस्ट आइटम की है उसके अलावा जो हमें देना पड़ता है उसे हम टैक्स बोल देते हैं। तो बिल जो बनता है वो कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस टैक्स दोनों को मिलाकर बनता है, यही बात हमें ध्यान रखनी है। गॉट इट। देखिए अब सेम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स, जो रोलर्स जिनके ऊपर चलते हैं बच्चे, रोलर स्केट्स के बारे में एक शॉप पे गया तो उसने पूछा कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 450 रुपये, ठीक है, 450 रुपीज। अब इतने रुपए के वो पड़ते हैं। अब कहता है कि कॉस्ट है उनकी, दी सेल टैक्स, और उनके ऊपर चार्जेस है, मतलब टैक्स हमें भरना पड़ेगा, वो कितना परसेंट है, 5%।
तो बिल बताइए, बिल की अमाउंट क्या होगी। अभी आपने बताया कि सर जब भी बिल बनेगा तो दो तरीके से पार्ट में डिवाइड होता है। एक, उस आइटम की कॉस्ट कितनी है, सर रोलर स्केट्स की जो कॉस्ट कितनी है 450, यहाँ तक ठीक थी। टैक्स सर उस पर कितना लगेगा, 5% लगेगा। अरे ये 5% किस पे टैक्स है, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, तो 5% इसी वैल्यू पे टैक्स है। तो 5% ऑन या 5% ऑफ कॉस्ट आइटम या सीपी ऑफ आइटम ये बोल देते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ आइटम ऐसे कर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने बस एक ओवरव्यू बताया था आपको। लिख दीजिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट कितने रुपीस है, 450 रुपीज है सर। अब उसने पूछा है कि बिल की अमाउंट क्या होगी, तो बिल अमाउंट कैसे बनेगा सर, बिल की अमाउंट हमारे पास कैसे आएगी कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस टैक्स, उसको सेल टैक्स लिख लीजिए या जो भी लिखना है। यहां सेल टैक्स के बारे में बात की गई है तो हम सेल टैक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमें पता है और कुछ नहीं। बिल अमाउंट उसने पूछा था तो बिल अमाउंट ऐसे ही बनेगा। कॉस्ट ऑफ आइटम तो है सर, क्या सेल टैक्स है आपके पास, सेल टैक्स की वैल्यू किसमें दी गई है, परसेंटेज में दी गई है। तो आप क्या लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ आइटम कितनी है 450 रुपीज सर, प्लस सेल टैक्स कितना है 5% ऑफ। अब परसेंटेज से तो सोल्व नहीं कर सकता इसको, तो ये किसी ना किसी वैल्यू पे टैक्स होगा। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम के ऊपर टैक्स लगाना सर, जो आइटम खरीदी है उसी के ऊपर तो टैक्स लगना है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा 450 प्लस, इसको सोल्व करना पड़ेगा 5 डिवाइड बाई में 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ आइटम कितनी आई थी 450, तो सोल्व आउट करेंगे तो 0 से 0 कट। अब डेसिमल में इसको हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं 450, इसको कट मत करो, कट करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर क्या रह गया 5 मल्टीप्लाई में 45 डिवाइड में क्या आ गया 10, इसको कट मत करो क्योंकि आप कट करोगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 45 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी आ गया सर, 5 4 जा 20 और 22 डिवाइड बाई में क्या आ गया 10, क्या 10 का मैं डेसिमल लगा सकता हूँ 22.5, तो इसकी जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ 22.5। मतलब कहने का मतलब क्या है 22 रुपीज 5 पैसे या 50 पैसे हमें इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, पर्चे देने पड़ेंगे, किसके रूप में, सेल टैक्स के रूप में, ठीक है। अब दोनों को मिला के हमारे पास बिल की अमाउंट कितनी हो जाएगी, पॉइंट कैसे ऐड करते हैं 450। अब इसके अंदर डेसिमल है तो डेसिमल लगा के 0 लगा सकता हूं यहाँ पर भी डेसिमल 0.5, पॉइंट से आगे क्या है 2 तो 5 2 7 4, तो मेरे पास बिल की अमाउंट कितनी होगी 472.5, गॉट इट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बिल अमाउंट, ये था मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 दिया गया है। एग्जांपल नंबर 9 में क्या है, आपको मैंने टैक्स के बारे में बता दिया था, एक सेल टैक्स के बारे में बात होगी चैप्टर के रिगार्डिंग, और एक इसमें वैल्यू एडेड टैक्स होगा। आपको टैक्स के बारे में कुछ नहीं है, कौन से टैक्स है, सेल टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ऐसा कोई मैटर नहीं है। बस आपको ये बताना चाहिए कि टैक्स क्या होता है, एक चार्ज होता है जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ आइटम के अलावा, जितने की आइटम है या जितने की कोई भी ऑब्जेक्ट हम खरीदते हैं उसके अलावा जो हमें चार्जेस देना पड़ता है वो क्या है हमारे लिए टैक्स है, बस इतना सफिशिएंट है। अब उसने क्या बोला है, देखो कोई भी नेम है, वहीदा बोला है, बोट वाहिदा बोट ए एयर कूलर, वाहिदा ने एक एयर कूलर खरीदा कितने रुपीस का 3,300 रुपीज, 3300 रुपये का, ठीक है, या 3300 रुपीज का इंक्लूडिंग टैक्स, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है, उसके अंदर भी दुकानदार ने उसको प्रॉपर बिल बना के दे दिया है, वो बिल के अंदर उसकी अमाउंट कितनी है 3300 रुपये है, ठीक है, 3300 रुपीज है। वो टैक्स कितना इंक्लूड है 10% का टैक्स हमें इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो
उसने क्या पूछा है कि फाइंड द प्राइस, अब यहाँ प्राइस निकालना है एयर कूलर का बिफोर वैट, मतलब वैल्यू एडिड टैक्स, बिना टैक्स के वो कूलर जो कॉस्ट ऑफ आइटम है या जो कूलर है वो कितने का पड़ेगा बिना टैक्स के, या टैक्स लगने से पहले उस एयर कूलर की कॉस्ट कितनी थी, ये बात हमें फाइंड आउट करनी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो शॉपकीपर बिल बनाता है, बिल के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या, कॉस्ट ऑफ आइटम, कि वो जो आइटम हम खरीदने जा रहे हैं वो कितने की है, प्लस उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, टैक्स, कि वो टैक्स कितना लेगा। इन दोनों को मिलकर हमारे पास बिल बनता होता है। अब इस स्टेटमेंट में क्या दिया होगा कि उसने बिलिंग का तो चार्ज दे दिया कि बिल की अमाउंट कितनी है 3300। अब कॉस्ट ऑफ आइटम हमें नहीं पता है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट, टैक्स लगने से पहले। अब टैक्स लगने से पहले तो कॉस्ट ऑफ आइटम ही होता है, जब तक टैक्स ही नहीं लगी तो हमें पता ही नहीं कि इस आइटम की कॉस्ट क्या है, ठीक है। और उसके ऊपर 10% टैक्स दिया गया है, तो ये तो हमें पता ही नहीं है कॉस्ट ऑफ आइटम, तो ये हमारे पास ये दी, तो ये हमारे पास की जो स्टेटमेंट है वो, ये जो स्टेटमेंट है पढ़ने के बाद हमें इतनी समझ आई कि इसका मतलब तो ये है सर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्या लिखोगे आप। अब जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ आइटम का जब पता ही नहीं है तो उसको आइटम को कॉस्ट को हम लेट कर लेते हैं, तो लेट जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग, लेट कॉस्ट ऑफ आइटम या प्राइस ऑफ एयर कूलर, लेट दी प्राइस ऑफ एयर कूलर, एयर कूलर का प्राइस कितना है, मैंने लेट कर लिया कितने रुपीज हैं, एक्स रुपीज है सर, ठीक है। अब एक्स रुपीज है तो उसने क्या बोला है कि टैक्स को इंक्लूड करके कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस टैक्स मिला के जो प्राइस बना है वो बिल की अमाउंट बनती होती है, और बिल की अमाउंट में उसने कितना लिखा हुआ है, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि बिल अमाउंट जो होती है वो कब आएगी, कॉस्ट ऑफ आइटम या कॉस्ट ऑफ एयर कूलर प्लस में टैक्स, प्लस में वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में बात कर दीजिए। आप यहाँ टैक्स लिखो तो भी ठीक है, और अगर वैल्यू एडिड टैक्स लिख रहे हो तो भी क्या है, ठीक है, दोनों ही बातें सही है। अब हमारे पास बिल की अमाउंट उसने कितनी दी गई है, 3300 रुपए, ठीक है, 3300 रुपीज। कॉस्ट ऑफ कूलर, अब कूलर की कॉस्ट तो हमारे पास कितनी है, एक्स रुपीज है सर, बिल्कुल। क्या कहता है, टैक्स कितना है 10%, 10%। अब 10% की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताया था, जो टैक्स लगता होता है वो कॉस्ट ऑफ आइटम पे लगता होता है ना, तो क्या लिखेंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एयर कूलर, एयर कूलर की कॉस्ट के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा सर। जब आप ये आइटम खरीदोगे तभी तो टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज तो पे ही नहीं करेंगे सर। तो इसको मिलाकर इसको सोल्व आउट करेंगे, एक्स परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ गया 100, ऑफ की जगह क्या आ गया सर मल्टीप्लाई। अब कॉस्ट ऑफ एयर कूलर, कॉस्ट ऑफ एयर कूलर तो कितनी है सर, एक्स है, ये अब ये एक्स में आ गया सर। अब इसको सोल्व कैसे किया जाए, बस सिंपल, यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, तो सोल्व करने पर x प्लस 1/10, 1/1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x/10 बन जाएगा मेरे पास, बिल्कुल। यहाँ क्या आ गया, सेम आ गया एज इट इज। क्या इसके डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। आप अकेला 2 लिखा हुआ है तो भी ठीक है, अगर इसकी जगह मैं 2/1 लिख देता हूँ तो भी ठीक है, तो 2 और 2/1 में तो कोई फर्क है नहीं, डिनोमिनेटर के अंदर 1 परफॉर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा क्यों किया, ताकि ये भी वेरिएबल की फॉर्म में ये भी वेरिएबल में है, तो दोनों का एलसीएम लिया जा सके, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 1 और 10 का एलसीएम 10 आ गया सर, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं और एलसीएम को अंदर रखते हैं और दोनों को डिवाइड करते हैं। 1 की टेबल के अंदर 10 आता है, ये आएगा सर 10 पे, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आंसर क्या आ गया सर, 10 आ गया सर, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, प्लस की जगह प्लस। अगर एलसीएम भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, दोनों ही बात सेम है, तो न्यूमरेटर में जो टर्म होगी एज इट इज वही आ जाती है, ठीक है। ये प्रोसीजर था एलसीएम लेने का। वैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको क्रॉस में कर देते हैं, 10 × x 10x, 1 × x
1x, जो भी आपका जो जिस भी तरीके से आप सोल्व करो, अच्छा लगे आपको, जैसे भी सोल्व कर सकते हो। आगे देखिए, ये आ गया सर एलसीएम लेने के। अब क्या करेंगे, ये भी वेरिएबल में है 10x और ये भी वेरिएबल में, क्या दोनों के वेरिएबल सेम है? बिल्कुल। अगर लाइक टर्म्स हो जाती हैं, अगर दोनों के वेरिएबल सेम है तो क्या होता है? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं? एडिशन, प्लस का सिंबल है तो ऐड कर सकते हैं। तो क्या आ गया 3300, ये डिवाइड के अंदर 10 है तो इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड से किस में चला गया? मल्टीप्लाई के अंदर। 10x प्लस 1x 11x हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है सर। हमें एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकालनी है? x की तो निकालनी है सर। 11 तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो 3300 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई में 11 इज इक्वल टू क्या रह गया? x। बस क्वेश्चन सोल्व। कट कर दीजिए, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 2 0 है वो साथ आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। तो लास्ट में आप लाइन क्या लिखोगे? द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। क्या लिखेंगे? द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट, बिना वैट के, बिना वैल्यू एडेड टैक्स के एयर कूलर का प्राइस क्या है? 3000 रुपीज, 3000 रुपये। ये क्वेश्चन के आंसर के लास्ट लाइन जो आपको लिखनी पड़ती है। गॉट इट? तो मेरे पास बुक के अंदर एग्जाम्पल 9 ही दिए गए थे, ठीक है। किसी को किसी भी एग्जाम्पल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है कि ये उनसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप इसको कमेंट में भी राइट कर सकते हो, मैसेज के थ्रू, जो भी है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।